नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये 15वें दिन का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। और इस मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, जिसकी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में ही कलेक्ट कर ली है। यहाँ शुरू करते हैं आगे, ऊर्जा के प्रवाह को देखेंगे। और हमने ये देखा था कि विभिन्न पोषक स्तरों में बढ़ते बढ़ते ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ही चलता है और ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता है, यानी कमी आती है। पहले स्तर में जितनी ऊर्जा थी उतनी ही दूसरे स्तर में नहीं पहुंच पाती है, वहाँ ऊष्मीय ऊर्जा के तौर पे ऊर्जा का क्षय होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, मूल रूप से जो आखिरी और अंतिम स्रोत है, वो सूर्य ही है। सौर ऊर्जा ही, चाहे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप हम कह लें, उससे जीवों को, जितने भी जीवधारी हैं, उन्हें प्राप्त होती है। तो गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ उसी को अगर हम छोड़ दें, तो पृथ्वी पर लगभग जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसमें एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ये जल तापीय पारितंत्र होता है, पानी के टेम्परेचर से यहाँ सब कुछ कंट्रोल होता है। आपतित सौर विकिरण का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। आप जानते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। मिट्टी से वो नमी और पोषक पदार्थ खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं वायुमंडल से, और साथ में सूर्य का प्रकाश, और उससे जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनके अंदर संचित होती है। कुछ तो उनके पोषण में काम आ जाती है, उनके श्वसन में काम आ जाती है, बाकी जो है वो उनके अंदर भंडारित होती है। और उसके बाद वही स्थिर ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा है, वो उन पौधों को खाने वाले जीवधारियों को प्राप्त होती है और ऐसे ही आगे चलती है। तो ये क्रम चलता है। और आपको ये जानना होगा इसमें कि सौर विकिरण जितना मिलता है पौधों को, क्या वो 100% यूज़ कर पाते हैं? नहीं, उसमें से सिर्फ 50% ही उनके काम आ पाता है और उसका भी सिर्फ कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो पादप और प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, यानी जो स्वपोषी जीव हैं, वो सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। ये सौर ऊर्जा जो है, इसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। और पौधों के विषय में देखें तो सिर्फ 2 से 10%, अब हर पौधे की अपनी अपनी क्षमता होती है और आकार पर भी निर्भर करता है। अब एक बरगद के पेड़ के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्रम होगा या सौर ऊर्जा की खपत होगी, वो एक छोटे से आम के पौधे में नहीं हो सकती। दोनों में फर्क है, आकार का फर्क है। तो प्रकाश संश्लेषणात्मक जो सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण है वो 2 से 10% के बीच में ही होता है। मतलब समझ लीजिए 100% अगर हम सौर ऊर्जा को मान लेते हैं, हमारे वायुमंडल तक जो लाभदायक विकिरण पहुंचता है वो सिर्फ 50% होता है। बाकी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह वो बीच में छन जाता है। जो यहाँ तक पहुँच पाता है उसका भी सिर्फ 2% या मैक्सिमम 10% ही पौधे इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही आगे के जीवों को प्राप्त होता है। तो ऊर्जा का निरंतर और बड़ी मात्रा में ह्रास हो रहा है। ये आंशिक मात्रा ही पूरे विश्व का संपोषण करती है, इतनी ही पर्याप्त हो जाती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहित की गई जो सौर ऊर्जा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार से आगे बढ़ती है, मतलब इसका प्रवाह कैसा होता है। तो इसी के लिए हम जानने वाले हैं ऊर्जा के प्रवाह को। कैसे होता है ये आप जानते हैं, बस उसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखने की ज़रूरत है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, और उत्पादक हमारे पूरे वातावरण में क्या है, कम से कम स्थल खंड पे तो हरे पौधे ही हैं, और वही वायु में उड़ने वाले जीवों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। बाकी पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण वो भी करते हैं, वहाँ वो प्राथमिक उपभोक्ता, माफ कीजिए, जो उत्पादक हैं उनकी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया है। और सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल ये नहीं होता। पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है, यानी उससे ये मुक्त नहीं हो पाया है। इसमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि ये अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रकृति से संघर्ष कर सके। कुल मिलाकर ये है कि इसमें इतनी सारी जो कठिन हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, उसका कहने का निचोड़ ये है कि जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, पहले हरे पौधों को प्राप्त होती है, फिर हरे पौधों को खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं उनको प्राप्त होती है, फिर उन शाकाहारियों को खाने वाले जो अन्य जीव हैं, मतलब द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक, तो उनको प्राप्त होती है। ऊर्जा निरंतर घटती जा रही है, तो ये आवश्यक है कि ऊर्जा की आपूर्ति भी निरंतर हो, यानी सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नित्य यानी रेगुलर फॉर्म में मिलती रहे। उसका जो प्रवाह है, उसकी जो आपूर्ति है वो कहीं से ब्रेक न होने पाए, खपत उसकी लगातार चलती रहती है।
तो ये इसमें कहा गया, जो लगातार ऊर्जा का विनाश हो रहा है तो इसमें ये संभावना बन जाती है कि अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई तो बीच से जो फूड चेन है वो वहीं से ब्रेक कर जाएगी और पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसे जीवित रखने के लिए ऊर्जा के प्रवाह की आवश्यकता होती है। अब ये भी कहा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकीय और काष्ठीय पादप मुख्य उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे कि पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, काई और बड़े पौधे जो जलीय पारितंत्र में उगते हैं वो वहाँ के लिए प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उन पर निर्भर रहते हैं जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं छोटी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियों को खाते हैं जो बड़े समुद्री जीव हैं या जलीय जीव हैं वो सब। और सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें उपभोक्ता या परपोषी कहा जाता है, जो कि दूसरों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यदि ये उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। मतलब पौधों से अगर वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता है। ये सब सिंपल इन्फॉर्मेशन है। और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है, यानी एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, तो इसमें फिर वही द्वितीयक उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। मतलब दूसरे जीव को खाने से तात्पर्य वो उत्पादक को खाने की बात नहीं हो रही है। एक उपभोक्ता को अगर दूसरा उपभोक्ता उससे बड़े साइज का, उससे ज़्यादा सक्षम जीव खा ले रहा है तो ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी तैयार हो गई। और प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं। स्थलीय पारितंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी जैसे कि कीट पतंगे जो है वो घास के, तिनके और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। उन्हें खाने वाले मेढक और सांप जैसे जीव हैं जो कि इन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, तो वो सेकेंडरी हो गए। इसके बाद पक्षी तथा स्तनधारी पशु जो हैं वो भी आते हैं। जलीय पारितंत्र में मृदकवची जो मोलस्क होते हैं, मोलस्का से बिलोंग करते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं, यानी उनसे अपना आहार प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। क्योंकि जो शाकाहारी जीव हैं उनका ये मांस खाते हैं, उनके शरीर को खाकर अपना पेट भरते हैं। और इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा। प्राथमिक मांसभक्षी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता फूड चेन के हिसाब से। वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर रहते हैं उन्हें द्वितीयक कहा जाता है। और साधारण खाद्य श्रृंखला में ये दिखाई देता है। तो खाद्य श्रृंखला को समझना आसान है। जैसे घास के पारितंत्र में आप देखें कि घास जो है वो उत्पादक है, हरा पौधा ही है, छोटे ही साइज का सही। उसको चर कर बकरी अपना पेट भरती है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है। और बकरी को काट कर अगर इंसान खा लेता है तो ये क्या है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और इंसान को भी कोई मारकर खा ले तो वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपर्द खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये तो मारकर खाने वाला सिलसिला है। लेकिन जो मरे हुए हैं उनका क्या करें? ऐसा तो है नहीं कि जितना मारे गए वो सब खा ही लिए गए। मरे हुए शरीर बचते हैं, मतलब जैसे हरे पौधे ही हैं तो उनकी भी किसी न किसी दिन मृत्यु होती है। या कोई जीवधारी है तो वो हमेशा जीवित नहीं रहेगा, उसका शरीर नष्ट होगा। पहले तो उसकी जान निकलेगी, उसके बाद उसका शरीर वहीं सड़े गलेगा। तो ये सड़ने गलने की प्रक्रिया होती है और अंत में बचती है सिर्फ हड्डियाँ, और बाकी चीज़ें जो है वो मिट्टी में डिजॉल्व हो जाती हैं, वातावरण को वापस लौटा दी जाती हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये अपर्द खाद्य श्रृंखला के माध्यम से संभव हो पाता है। ये मृत कार्बनिक सामग्री से ही शुरू होती है, यानी मरे हुए अवशेष से ही ये स्टार्ट होता है। अब घटकों से ये बनी होती है जो कि मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया होते हैं, और ये परपोषी जीव होते हैं निश्चित तौर पे। मृत कार्बनिक सामग्री या अपर्द के खंडन द्वारा ये अपेक्षित ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। विखंडित करते हैं तो बदले में इन्हें ऊर्जा मिलती है, और मृतपोषी या पूर्तिजीवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब घटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो कि मृत जीवों तथा व्यर्थ की सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालता है। जो जटिल कार्बनिक संरचना होती है उसके बॉन्ड को ये ब्रेक कर देते हैं, जो एंजाइम यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, और अंत में पूरे नेचर में जो सड़ी गली सामग्री है उसको डिजॉल्व होने में सहायता प्राप्त होती है। बाद में इन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मृत अवशेष है उनका विनाश हो जाता है, यानी वो प्रकृति से साफ कर दिए जाते हैं। तो ये सफाई कर्मी भी इसीलिए कहे जाते हैं। अब जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह ये महत्वपूर्ण साधन है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए अपर्द खाद्य श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ जाती है। मुख्य रूप से तो मृत कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने वाले जो जीव हैं वो कवक और बैक्टीरिया हैं, तो वो प्रक्रिया तो चलती है। लेकिन इस बीच में कुछ सफाई कर्मी अपनी प्रकृति में ऐसे साक्षात आंखों से देखने वाले भी हैं। अब बैक्टीरिया और फंगी को तो आपको देखना पड़ेगा, फिर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी और बारीक चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो बड़े बड़े पक्षी जैसे कौवे हैं, गिद्ध हैं, चील हैं, या फिर कुछ जीव हैं जैसे कुत्ते, ये भी वही काम करते हैं। सियार हैं, या जंगल में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ लकड़बग्घे होते हैं। ये भी सड़े गले मांस को खाकर सिर्फ हड्डियाँ ही छोड़ते हैं, बाकी चीज़ें साफ कर डालते हैं। तो ये भी सफाई कर्मी होते हैं, ये भी अपर्द भोजी ही होते हैं। अब यहाँ आगे चले आप। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला जो ऊर्जा प्रवाह है वो महत्वपूर्ण साधन होता है। कुल मिलाकर ऊर्जा के प्रवाह की ही हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम जलीय पारितंत्र में घुस गए हैं। स्थलीय पारितंत्र में क्या है, तो अपर्द खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। मतलब अपर्द खाद्य श्रृंखला से ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये इसमें कहा गया।
कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये घास का मैदान है तो उसमें चरने वाले हर जीव को शेर मारकर खा नहीं जाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पे घास बहुत सारी है और उसमें बहुत सारे टिड्डे हैं, मतलब जो राम जी के तोते कहे जाते हैं गाँव में, तो वो घास को खा रहे हैं। घास को खाने वाले इन टिड्डों को मेढक खा रहा है, तो सारे मेढकों को सांप नहीं खाएगा, कुछ मेढक जो है वो अपनी मौत भी मरेंगे, और जो मरेंगे फिर उनके शरीर का क्या, तो वहाँ से अपरद खाद्य श्रृंखला शुरू हो जाती है। सांप की भी मृत्यु होगी। अब सांप को कौन खाएगा? मोर अगर खा गया या बाज खा गया तो अलग बात है, लेकिन सारे सांप जो है वो सिर्फ खाए ही जाएं आवश्यक नहीं है, कुछ अपनी स्वाभाविक मृत्यु से भी मरेंगे, तो उनका भी शरीर वहीं पड़ा रहेगा और उनको भी अपरद खाद्य श्रृंखला में जुड़ना होगा। तो वहीं पर जो घास भूमि की खाद्य श्रृंखला थी उसी में एक अपरद खाद्य श्रृंखला भी आकर जुड़ जाती है। तो ऐसे ही जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध हो जाती हैं, चाहे वो अपरद हो या घास भूमि की हो या जल की क्षेत्र की हो, तो ये खाद्य जाल तैयार होता है जो कि आपस में उलझा हुआ होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ आप देखें, अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव जो है वो चारण खाद्य श्रृंखला के पशुओं का शिकार भी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु, अब कुछ जीव जंतुओं में जैसे कि आप तिलचट्टे को ले लीजिए, निहायत ही जीवट प्राणी होता है, उसका सिर काट दीजिए तो भी जिंदा रहेगा, और मिले तो कुछ भी खा सकता है, जूते के सोल तक चबा सकता है। तो एक नंबर का पेटू होता है और एक नंबर का जीवट होता है, वो लंबे समय तक जीवित रहने के काबिल होता है। तो इस तरह के जो जीव हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। कौवे भी सर्वभक्षी होते हैं, जो दे दीजिए वही खा लेंगे। तो ये जो जीव हैं ये इसी तंत्र में शामिल होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का ये जो प्राकृतिक अंतर संबंध है, इसी से फूड वेब बनता है, जैसा कि आपको बताया। अब यहाँ आप देखें, एक चित्र बनाया गया है जिससे कि आप बेहतर समझेंगे। खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में संबंध दर्शाया गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, एक हिस्सा तो ऊष्मा के रूप में यानी गर्मी के रूप में बर्बाद हो जा रहा है, जो दूसरा हिस्सा है वो पौधों को प्राप्त हो रहा है, जो कि मात्र 2 से 10% ही इसमें से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और उससे अपना भोजन तैयार कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण करके, और इनकी रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल फिर कीड़े कर रहे हैं, और यहाँ से भी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में एनर्जी बर्बाद हो रही है। फिर इस कीड़े को खाने वाली ये गौरैया आपको दिख रही है, ठीक, और फिर बीच में जो ऊर्जा जितनी मात्रा में इसके अंदर निहित थी उतनी पूरी गौरैया को नहीं मिली, यानी स्पैरो को नहीं मिली है, बीच में से वो हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो गई, यानी बर्बाद हो गई। उसके बाद गौरैया को खा लिया गिद्ध ने। ये गिद्ध है, बाज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गिद्ध आपने देखा है ना, इसे जरा जूम कर लेते हैं, देखिए ये गिद्ध है। तो गिद्ध ने क्या किया, जब उसे सड़ा गला भोजन नहीं मिला तो उसने गौरैया मार के खा ली, और जब मार के खाई तो गौरैया के अंदर जितनी एनर्जी थी सब कुछ इसको नहीं मिला, उसका एक छोटा हिस्सा मिला, बाकी जो है वो बर्बाद हो गया। तो सबसे जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो सबसे ज़्यादा घाटे में रहता है, सबसे कम एनर्जी उसी को प्राप्त होती है। अब ये तो एक सीधा काम चल रहा था, सीधा दिख रहा है, लेकिन दूसरा काम इसी में एक और चल रहा है। देखिए इसमें एक अपरद खाद्य श्रृंखला आकर जुड़ गई, जैसे मिट्टी के साथ केचुए जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मतलब वॉर्म्स होते हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो कीड़े हैं इनको फिर ये अपरद भोजी होते हैं, जितने भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये खाते हैं, और बैक्टीरिया और कवक तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं। बाद में जो गिद्ध का शरीर है अगर वो नष्ट होता है तो उसको भी ये खाने का काम करते हैं और डिजॉल्व करते हैं। गिद्ध आमतौर पर कीड़े नहीं खाता है, तो इसको उल्टा मत करिएगा। तो इसमें आप एक चीज़ बहुत ही कॉमन देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है आपस में। देखिए यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे गौरैया है तो ये कीड़ों को खाएगी, केचुओं को खा सकती है, कीड़ों को खा सकती है, वैसे ही यहाँ जो कीड़े हैं इनको ये अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब एक सदस्य को अगर एक सिस्टम से भोजन नहीं मिला तो वो दूसरे की ओर चला जाएगा, वहाँ से ले लेगा, तो सबका काम चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस पारितंत्र में सब ज़्यादा मात्रा में फूड चेन पाई जाती हैं, यानी खाद्य श्रृंखलाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। तो इसे छोटा कर लेते हैं, वापस पीछे चलते हैं। तो इसमें यही बताया गया था। अब पोषण स्तर की बात कर लेते हैं। पोषण स्तरों से होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह हमने देखा, तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि पोषण स्तर होता क्या है। अब आहार पूर्ति के संबंध में सभी जीवों का जो प्राकृतिक वातावरण है वो एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान पे होता है। कहने का मतलब ये कि सभी जीव अपने पोषण की प्रक्रिया या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। हर जीव का अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्थान होता है, और ये ट्रॉपिक लेवल के नाम से, मतलब ट्रॉपिक लेवल का मतलब पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो कहे जाते हैं वो द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, और तृतीय पोषण स्तर में आते हैं सर्वोच्च, जो कि सबसे ऊपर होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये तो 25 बार आपको बताया गया। जब कोई जीव मरता है तो वो अपरद बन जाता है, यानी उसका जो शरीर है वो क्या है, सड़ने गलने की स्थिति में पहुंचता है, फिर बैक्टीरिया और कवक उस पर लग जाते हैं, और फिर वो मृत जैव मात्रा में बदलता है। अब घटकों के द्वारा उसमें ऊर्जा स्रोत के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। नीचे वाले पोषण स्तर से वो ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन उतनी नहीं प्राप्त कर पाता है जिन जीवों को वो खा रहा होता है या जिनका वो उपभोग कर रहा होता है।
अब यहाँ आप देख लीजिए पारिस्थितिकी पिरामिड को, यानी सूची स्तंभ जिसे कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर एक त्रिभुजाकार आकृति में हम ये देखेंगे कि ऊर्जा के स्तर का बंटवारा कैसे किया गया है, कहाँ पर जीवों की मात्रा ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पिरामिड का आमतौर पे जो आप आधार या आकार देखते हैं, तो नीचे का जो आधार है वो चौड़ा होता है। त्रिभुज में आप देखते ही आधार भुजा जो नीचे होती है वो चौड़ी होती है, ऊपर जाकर ये नुकीला हो जाता है, यानी ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं सकरा होता जाता है, चौड़ाई कम होती जाती है। तो यही चीज़ इसमें कही गई। तो पिरामिड जो आप बनाएंगे उसमें ये चौड़ाई और जहाँ सकरापन है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, जीवों की मात्रा या जैव मात्रा या जो भी संख्या के आधार पर संख्या पिरामिड आप देख रहे हैं तो उसमें संख्या को दर्शाएगा। नीचे संख्या ज़्यादा ऊपर कम। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध को जोड़ें या कुछ और भी देखना चाहें तो पिरामिड जो है वो समान आकार में मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया। अब कैसे मिलेगा वो देखेंगे। तो पिरामिड अगर देखिए आप तो 3 प्रकार का होता है। ये सारी जो गोल मटोल बातें की गई हैं इसमें पोषण स्तर दिखाना मूल उद्देश्य होता है, बस इतना जान लीजिए। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं आमतौर पर, संख्या पिरामिड होता है, जैव मात्रा पिरामिड होता है और ऊर्जा पिरामिड होता है। ये सीधे उल्टे दोनों हो सकते हैं। तो देखिए इसमें ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी की भी गणना के लिए पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। और सभी जीवों को जब हम शामिल करते हैं तो उनका एक रेखीय निरूपण यहाँ किया जाता है पिरामिड के रूप में। यदि हम किसी पोषण स्तर की कुछ व्यष्टियों की गणना कर लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया जो कोई भी अध्ययन है वो व्यापकीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम उसे नहीं देख सकते हैं। सिर्फ गिने चुने जीवों को हम लेकर नहीं चलेंगे, समग्र मतलब सभी को लेकर चलेंगे। अतः हमें अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर पर एक क्रियात्मक स्तर का, पोषण स्तर जो है वो एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक गौरैया जो है वो बीज, फल और मटर मतलब जो अन्न के दाने हैं उनको खाती है और उसके साथ साथ वो कीड़ों को भी खाती है। तो कीड़े और केचुए खा लेती है जब उसको भूख लगती है या प्रोटीन चाहिए होता है थोड़ा ज़्यादा, तो ऐसे में वो द्वितीयक उपभोक्ता भी बन जाती है। शुरुआत में क्या थी, प्राथमिक थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो द्वितीयक भी बन गई। तो ऐसे भी जीव होते हैं। अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं और ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिडों के आधार से ऊपर की ओर जो विभाजन है उसको हम देखते हैं। शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या जैव मात्रा में ज़्यादा होती है। मतलब उत्पादक अधिक है, शाकाहारी जो उन्हें खाने वाले व्यक्ति हैं, उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम है। और इसी तरीके से जो शाकाहारियों की संख्या है वो मांसाहारियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर अभी इस पिरामिड को और डिटेल में हम देखेंगे। इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नीचे जो घास फूस है उसकी मात्रा ज़्यादा है। घास को खाने वाले टिड्डों की मात्रा घास से कम है और टिड्डों को खाने वाले मेढकों की मात्रा टिड्डों से भी कम है। तो ऐसे ही बनता है। जो मात्रा कम रहेगी वहाँ सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, जो मात्रा ज़्यादा है वहाँ फैला हुआ दिखाई देगा। तो ये जैव मात्रा पर बनाया गया पिरामिड। अब यहाँ भारतीय कला संस्कृति को देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर। और लोक नृत्यों की चर्चा हम पीछे भी कर रहे थे, यहाँ भी देखेंगे लोक नृत्य राज्यवार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी। अब भारत के जो लोक नृत्य हैं उसमें सबसे पहले छऊ नृत्य को देखिए। और छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। मूल रूप से ये कई राज्यों में होता है, इसलिए राज्य का एक का नाम नहीं दिया है। झारखंड में जो सरायकेला है, सरायकेला है असल में, सरायकेला छऊ झारखंड राज्य के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ना, सरायकेला छऊ। उसी प्रकार से उड़ीसा में मयूरभंज जिला है, उसके नाम के आधार पर मयूरभंज छऊ। और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। छऊ का मतलब होता है छाया, परछाई जिसे आप कहते हैं। और ये मुखौटा नृत्य होता है, मुखौटा पहन के ही नृत्य किया जाता है। 2010 में यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची थी उसमें छऊ को भी शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया गया, याद रखिएगा। और 3 राज्यों के नाम आप याद रखेंगे, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद आता है गरबा। बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात का है, लोकप्रिय नृत्य है और ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। तरंग मेला जो है ये गोवा का है, दशहरा और होली के दौरान इसकी प्रस्तुति दी जाती है। घूमर या गंगोर ये नृत्य जो है ये भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है, राजस्थान क्षेत्र का ये है। इसके बाद कालबेलिया को आप देख रहे हैं, राजस्थान का ये भी है। कालबेलिया वहाँ पे सपेरों को कहा जाता है। तो सपेरे के समुदायों की सपेरों के समुदाय की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। काफ़ी भावना प्रधान नृत्य होता है और इसमें पोशाकें और जो इनकी भाव भंगिमा होती है वो सर्प के समान होती है, नाग नागिन की भूमिका निभाते हैं। चारबा नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, दशहरे के मौके पर किया जाता है। कुल्लू का दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध है और लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके बाद भांगड़ा या गिद्दा आप देख रहे हैं। एक ही नृत्य की 2 शैलियां हैं, मतलब स्त्री पुरुष के तौर पे इसे बांट दिया गया है। गिद्दा जो है वो नारी संस्करण है, भांगड़ा जो है वो पुरुष संस्करण है। और ये ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है, ढोल की थापों पर किया जाता है, काफ़ी एनर्जी के साथ, काफ़ी तीव्रता के साथ। दादरा ये उत्तर प्रदेश का है, अर्धशास्त्रीय रूप का ये लोक नृत्य है और जुगलबंदी में ये संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लखनऊ क्षेत्र के जो दरबारी नर्तक है उनमें ये काफ़ी फेमस था। जवारा ये मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, फसल कटाई के मौके पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद है मटकी। मटकी मालवा क्षेत्र का है, महिलाओं के द्वारा विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान इसे प्रस्तुत किया जाता है। गौर मारिया ये भैंसे की सींग पहनकर डांस होता है
और भैंसा नहीं बल्कि जो गौर पशु होता है, जिसे कि कुछ लोग गलती से इंडियन बाइसन भी बोल देते हैं, लेकिन बाइसन जो है वो भैंस की प्रजाति है और ये गोवंशीय पशु होता है। मतलब बोवियन एनिमल जितने भी होते हैं उनमें ये सबसे बड़े साइज़ का होता है। दक्षिण भारत की शान है और जिन जिन राज्यों में पाया जाता है वहाँ के लोग परिचित हैं और ऐसे भी लोग जानते हैं। तो यहाँ आप देखें भैंसे का सींग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है। बस्तर क्षेत्र में रहने वाली जो मुरिया ट्राइब है उसके लिए अनुष्ठानिक नृत्य होता है। इसके बाद आलकाप, ये झारखंड का है। राजमहल पहाड़ी और मतलब झारखंड क्षेत्र, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है और मालदा, वहाँ के क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रचलित है। एक नृत्य नाटिका है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। बिरहा बिहार का है, पूर्वांचल में भी फेमस है। विदेशिया, जो भिखारी ठाकुर का विदेशिया संस्करण था, उसी को आधार बना के किया जाता है। इसमें महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है। मतलब महिलाएं जो है वो पहले के समय में बड़ी ही दबी कुचली रहती थी। जो मध्यकालीन बुराई थी वो बाद में आधुनिक काल तक आती है और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इनकी दशा में कोई खास सुधार नहीं होता है। तो एक लंबे समय तक ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहीं, मतलब दबा कर रखा गया। और विवाह हो जाने के बाद इनकी स्थितियाँ और ख़राब हो जाती थी। ये पूरी तरह से पति और ससुराल वालों के आश्रित हो जाती थी। तो अपनी विरह वेदना ये किसी से कह नहीं पाती थी, तो गाने के द्वारा ही अभिव्यक्त करती थी। चक्की पीसती थी या फिर कोई चीज़ कूटती पीसती थी, घर के काम करती थी, तो उस समय गीत गाती थी। और ये जो गीत होते थे इनमें अत्यंत दर्द होता था। सास ननद के जो जुल्म होते थे उनको ये बताती थी, पति की बेवफाई को दिखाती थी। पति परदेश गया है, लौट कर नहीं आ रहा है, या शारीरिक शोषण कर रहा है, या संतान के लिए उन्हें सताया जा रहा है, सब कुछ उसमें। और उनके पिता का अपमान किया जा रहा है, दरवाजे आ रहे हैं, उन्हें भगा दिया जा रहा है, ऐसा होता था। तो ये सारी जो व्यथा थी जो कि बहुत ही मार्मिक थी। आज के समय का रहे तो लोग सुसाइड कर लें ऐसे ऊब कर, या कोर्ट में ही चले जाएं, लेकिन पहले लोग चुपचाप झेलते थे। तो इस तरह की व्यथा को व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए, अब सीधा सीधा कहेंगी तो वहाँ पीट दी जाएंगी, उन्हें पिटाई कर दी जाएगी, तो वो गाने के माध्यम से व्यक्त करती थी। तो वो होता था बिरहा और इस तरह के बहुत सारे गीत। इसके बाद आप देखें पाइका। ये पाइका जो है ये उड़ीसा का है, ये आप देख रहे हैं। दक्षिणी भाग जो उड़ीसा के हैं वहाँ इसकी प्रस्तुति दी जाती है, युद्ध से संबंधित है और लंबे लंबे भाले होते हैं जिनको कि कहा जाता है पाइक। इसके बाद बागुम्बरा है, ये असम का है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। जाट जटिन ये बिहार का है। अच्छा देखिए, ये जो बागुम्बरा है ना, ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जाट जटिन बिहार का है और मिथिलांचल, मिथिला क्षेत्र जो बिहार का है, भागलपुर वाला, वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें एक विवाहित जोड़ा जो है, मतलब दंपत्ति, पति पत्नी, उनके बीच में मीठी नोकझोंक को अनोखे ढंग से दर्शाया गया है। मतलब पति और पत्नी जो है आपस में कहासुनी कर रहे हैं, वो भयंकर डिवोर्स वाली कहासुनी नहीं, ऐसे मतलब मीठी जो नोकझोंक होती है वो। इसके बाद झूमर, झूमर या झमुहर इसको कहा जाता है। तो ये वो झूमर नहीं है, झूमर है। और ये झारखंड और उड़ीसा दोनों में होता है। लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है, जनजातीय लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। डंडा जात्रा या डंडा नाटा भी इसको कहते हैं। ये भारत की प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है, उड़ीसा में होता है। इसके साथ बिहू को आप देखिए, तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुष और नारी, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसे करते हैं, समूह में ये होता है। थांगटा जो है ये मणिपुर का है, यहाँ आप देख रहे हैं, मणिपुर का है और विशेष युद्ध नृत्य है। थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। रांगमा जो है वो नागाओं के द्वारा किया जाता है, युद्ध नृत्य है। इसमें पूरी युद्ध की वेशभूषा धारण करके किया जाता है, मतलब रंगीन पोशाक होती है, भड़कीली आभूषण होते हैं, शिरस्त्राण होते हैं, मतलब ऊपर से कवच पहना जाता है। राणा प्रताप को आपने सिर से लोहे का कवच पहने देखा है ना, तो उसी को कहते हैं शिरस्त्राण। इसके अलावा इसमें छद्म युद्ध की पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, ऐसा लगता है कि लड़ाई होने वाली है और उसमें परफॉर्म किया जाता है। सिंघी छम जो है ये सिक्किम का है और एक मुखौटा नृत्य है जिसमें कि रोएदार कपड़े पहनकर लोग डांस करते हैं और बर्फ के शेर के प्रतीक के तौर पे इसे किया जाता है, मतलब शेर की वेशभूषा बनाकर करते हैं। कंचनजंगा की चोटी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उन्हें पूजा जाता है। इसके बाद कुम्मी जो है ये तमिलनाडु और केरल दोनों में है और मईलट्टम भी केरल तमिलनाडु दोनों में ही संपन्न होता है। चेराव आपका मिजोरम का है, लोक नृत्य है, बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। दलखई ये ओडिशा का है, दशहरे के त्यौहार पे किया जाता है, जनजातीय नृत्य है। हुली वेसा ये कर्नाटक में प्रदर्शित किया जाता है, बाघ की तरह विचित्र वेशभूषा धारण करके पुरुष लोग इसे करते हैं। इसके बाद है टिप्पणी गुजरात का है, सौराष्ट्र प्रांत वाला, मतलब सौराष्ट्र क्षेत्र वाला अभी के हिसाब से, वहाँ पर इसे किया जाता है, महिलाओं के द्वारा होता है और वो एक लोकगीत की ताल पे टिप्पणी के साथ फर्श को पीटती हैं, असल में धरती को सरापती हैं, धरती को दोष देती हैं। इसके बाद करडी पुडुचेरी का है, लोक नृत्य है। इसमें रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाया जाता है। और तेरह ताली राजस्थान का है, कमार जनजाति इसको करती है और होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का है। तो यहाँ तक हमने लोक नृत्यों को देखा। अभी कला संस्कृति आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वाले लेक्चर में अभी हम देखने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो यहाँ आलू के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ हैं। आलू सभी को पसंद होता है सब्जी में, और सब्जियों का राजा भी इसको कहा जाता है और काफ़ी मिलनसार होता है, हर सब्जी के साथ अपना तालमेल बना लेता है। तो ये अपने देश का नहीं है, ये है विदेशी। इसका मूल जन्म स्थान है पेरू।
और इसको यहाँ ले आने वाले जो लोग थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली आलू खाया करते थे और वो अपने साथ ले आते हैं, यहाँ भी उपजाते हैं। 17वीं शताब्दी में ये भारत आता है। आलू में करीब 22.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब सामान्य तौर पे कहें तो स्टार्च पाया जाता है। और लोहा, मैग्नीशियम मतलब आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। सोलेनिन, चाकुनिन और ग्लाइको एल्कलाइड जैसे जो हानिकारक पदार्थ हैं वो पारिस्थितिकी जन्य स्थितियों के कारण इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पाए जाते हैं। अप टू डेट कुफरी, ये प्रजातियां हैं, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, इसके अलावा कुफरी बादशाह, ये सब आलू की प्रमुख प्रजातियां हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी का जो इलाका है वहाँ आलू की 2 किस्में, कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना, इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला में है, मतलब शिमला का जो कुफरी क्षेत्र है वहाँ स्थित है, तो इसीलिए कुफरी अलंकार, कुफरी जापान ऐसे इसमें नाम रखा गया है। तो वो स्थान के नाम के आधार पर रखा गया है। वहाँ से जो किस्में रिलीज़ होती हैं, मतलब वहाँ से शोधित करके, वहाँ से ईजाद करके जो किस्में रिलीज़ की जाती हैं उनके नाम के साथ कुफरी जुड़ा रहता है। आलू की अगेती बुआई की जाती है सितंबर में, यहाँ आप देखें, और पहाड़ों पर की जाती है फरवरी में। ये मौसम अलग अलग है, मतलब क्षेत्र के हिसाब से जलवायु कैसी है और उच्चावच कैसा है। आलू बोने के लिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले करीब 20 से 25 कुंतल आलू के बीज प्रति हेक्टेयर लगते हैं। अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि सघन बोना चाहते हैं कि विरल, लेकिन एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। और बीजोपचार एल्गाल रसायन से किया जाता है, मतलब बीज जो है वो कीड़े के शिकार न हो जाए। आलू के भंडारण के लिए जो तापमान है वो 4 से 6 डिग्री ही माना जाता है। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और आर्द्रता की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, 85 से 90%। झुलसा, ये लेट ब्राइट होता है, ये आलू की फसल का एक मुख्य रोग है, झुलसा रोग। अगेती अंगमारी ये भी परेशान करती है, पछेती अंगमारी भी परेशान करती है। ये सब कवक से होने वाले रोग हैं, ध्यान दीजिएगा। भागीरथी घाटी में आलू और राजमा की कृषि प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। तो ये विदेशी जो है अपने साथ इस चीज़ को अपने देश में ले आते हैं। इसके बाद टमाटर एक फल है, मतलब उसका जो हिस्सा हम लोग खाते हैं वो फल है। डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में इसका पहला नंबर है और ये एक प्रोटेक्टिव फूड है। पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है। इसका जन्म स्थान भी भारत नहीं है, ये मैक्सिको का है और ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया। तो जो आप आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं उसके लिए आपको पुर्तगालियों को थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद देखिए टमाटर के लिए जो बीज है, ये 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अब टमाटर के लिए बीज का मतलब पूरे टमाटर को नहीं रोपेंगे, एक टमाटर में बहुत सारे बीज होते हैं। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में नासिक तथा पूना और कर्नाटक में बंगलोर में निर्यातक गुणवत्ता युक्त जो टमाटर है उनका उत्पादन होता है, मतलब व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन होता है। पूसा शीतल, ये कम तापमान में उत्पन्न होने वाला टमाटर है और पूसा यचवन जो है वो ज़्यादा तापमान में पैदा होता है। हिसार, अरुण और ये अर्का, मेघालय, ये सब कम वर्षा क्षेत्रों में पैदा होते हैं। इसके अलावा पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, अंकुरलता, अर्का सौरभ, ये सब जो है ये उन्नतशील टमाटर की किस्में हैं। और ऐसे बाजार में चले जाएंगे तो इस नाम से टमाटर आपको नहीं मिलेंगे। सब्जी वाले जो है वो अपनी सब्जियों का अपनी ओर से नाम रखते हैं और कहते हैं कि ये कजला टमाटर है, इसको ले जाइए। और कजला टमाटर जो है वो दिखने में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि खूब बड़े आकार का है, लेकिन कच्चा है, हरा दिखाई देगा और अंदर उसके मिठास और हल्का खट्टापन होता है। तो इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। तो ये प्रयोगशाला वाले नाम हैं, स्थानीय नाम नहीं है। सब्जियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिएगा। तो बैगन जो है वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। कुछ लोग बैगन को बेगुन कहते हैं, मतलब बिना गुण का, लेकिन इसके अंदर विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और सफ़ेद वाला बैगन, जिसको कि अभी आप सब्जी मंडी में चले जाएंगे तो वहाँ डिस्को बैगन कहा जाता है, तो वो मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों ने विरोध किया था क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना थी, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता था, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। पूसा संबंध और पूसा मुक्ता ये पात गोभी की किस्में हैं। पूसा केतकी, पूसा दिवाली और वाइट स्नोवाल, इसके अलावा पूसा हिमज्योति, ये सब फूल गोभी की किस्में। कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां और फल हैं उनके उत्पादन के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित जितने भी हैं, जैसे परवल है, खीरा है या लौकी है, ये सब जितने भी हैं, तो इनके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर कुकुरबिटेसी इन फसलों में कड़ुआपन पाया जाता है, कुछ में कम पाया जाता है, कुछ में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन होता सब में। खीरा पीलियाग्रस्त रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। पूसा संयोग खीरे की काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। बीज कम होते हैं, मतलब बीज छोटे छोटे होते हैं और उसका जो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। पूसा मेघदूत, पूसा नवीन और सम्राट, ये सब लौकी की किस्में हैं। प्याज में जो चरपराहट होती है, मतलब खाते हैं आप तो हल्की तीती लगती है, तो वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, सल्फर का यौगिक है, तो इसके कारण होती है। नासिक सफ़ेद, पटना लाल, पूसा लाल, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, ये सब प्याज की किस्में हैं। पूना वाली प्याज काफ़ी फेमस है।
प्याज तथा लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये पुणे में है, मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए इथरेल, जिसे कि आयुपैक नेम के आधार पर अगर आप देखें तो 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड कहा जाता है। ये इसका आयुपीएससी पद्धति से रखा गया नाम है, और वैसे जो प्रचलित रासायनिक नाम है वो इथरेल है। तो ये पादप वृद्धि नियामक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमने सब्जियों और फलों के बारे में देखा। अभी फसलों के कुछ रोगजनक कारक यानी वायरस जो है उन्हें हम देखेंगे और रोग के नाम को देखेंगे, मतलब कौन सी फसल को कौन सा रोग प्रभावित करता है। जैसे धान की फसल में टुंग्रो रोग जो लगता है वो राइस टुंग्रो वायरस की वजह से होता है, विषाणु जनित होता है। और आभासी कंड ये क्लेप्सीवेप्स ओराइजा सेटाइवा की वजह से होता है, मतलब इसमें रोगजनक यही है। जबकि उदबट्टा नाम का एक रोग होता है, धान में लगता है, वो इफेलिस ओराइजा की वजह से लगता है। तो वायरस जनित जो रोग होते हैं उसमें तो पौधे को उपचारित करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वायरस का उपचार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस रोगग्रस्त पौधे को नष्ट कर देना ही ज़्यादातर अंतिम विकल्प होता है। इसके बाद है गेहूँ। तो गेहूँ में लगने वाले रोगों में गोरुई किट, पीला किट और भूरा किट और काला किट, ये सब किट जो रोग हैं। अब गोरुई किट और पीला किट जो होता है ये असल में पक्सीनिया स्टिफार्मिस के द्वारा होता है, और भूरा किट जो है ये पक्सीनिया रिकॉन्डिटा के द्वारा होता है, जबकि पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई जो है ये काला किट रोग के लिए जिम्मेदार होता है। बाजरा के अंदर जो लगने वाले रोग हैं उसमें अर्गट कंड और हरी बाल रोग है। तो ये जो अर्गट रोग है बाजरे का, ये क्लोविसेप्स फ्यूसीफार्मिस नाम के कारक के द्वारा लगता है, और कंड जो है ये टोलियोस्पोरियम पेनिसेलिरेज के द्वारा होता है, जबकि स्काले रोसपारे ग्रेमिनिकोला इसके द्वारा हरी बाल रोग लग जाता है। मतलब बाजरे की जो बालियां होती हैं वो हरी हरी हो जाती हैं और उसके दाने विकसित नहीं हो पाते। इसके बाद मक्के में तना विगलन का रोग होता है, उसका तना ही गलने लगता है, ये जीवाणु जनित होता है, और इसमें जो जीवाणु काम करता है वो इर्विनिया होता है, इर्विनिया क्राइसेंथिमी इसे कहा जाता है पूरे नाम के तौर पे। चने में उकठा रोग लगता है, ये फ्यूजेरियम स्पी के द्वारा होता है। मटर में भी उकठा लगता है, वो भी फ्यूजेरियम प्रजाति का ही है, मतलब ऑक्सीस्पोरम पाइसी होता है असल में। इसके बाद आप आगे देखें, अरहर में भी उकठा लगता है, जितने भी दलहन है उनमें उकठा रोग लग जाता है। तो मटर में उकठा रोग के अलावा, यहाँ आप देख रहे हैं मटर में उकठा रोग के अलावा जड़ विगलन भी होता है, यानी जड़ें गलने लगती हैं, तो ये पिथियम अल्टीम के द्वारा होता है। और चूर्णिल असिता, ये मतलब पूरा जो उसकी डंठल होती है वो चूर्ण बनने लगता है, मतलब उसमें पाउडर जैसा बनने लगता है, और रोगग्रस्त होकर अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये एरिसाइफी पोलिगोनी की वजह से होता है। अरहर में उकठा रोग जो लगता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। सोयाबीन की फसल को भी प्रभावित करते हैं कुछ बीमारियां, जैसे कि चारकोल विगलन होता है, जीवाणु अंगमारी होती है, पर्णदाग होता है। तो चारकोल विगलन जो है ये माइक्रोफोमिना फेसियोलाई के द्वारा होता है। जीवाणु अंगमारी जो है ये स्यूडोमोनास साइरेनगी के द्वारा होती है, और पर्णदाग जो है ये सकोस्पोरा सोजिना के द्वारा होता है। राई और सरसों में सफ़ेद गेरुई रोग लगता है एल्विगो कैंडिडा के द्वारा, और मृदुदोमिल असिता ये जो है ये पेरानोस्पोरो पैरासिटिका के द्वारा होता है, एक तरह का पैरासाइट होता है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है, इसके अलावा पर्ण अंगमारी है। तो टिक्का रोग जो है वो सकोस्पोरा रेचिडिकोला सर्कोपर्सेंटा के द्वारा होता है, और पर्ण अंगमारी जो है वो क्लेट्रोट्राइकम डिमेटियम के द्वारा होती है। जीवाणु जो उकठा रोग जो है वो स्यूडोमोनास सोलेनेरियम के द्वारा होता है। इसके अलावा जीवाणु उकठा जो है, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्रम से है, जीवाणु उकठा जो है ये आप देख रहे हैं, और नीचे जड़ सड़न है। तो ये सारे इसमें फैलाने वाले रोगों के नाम, फैलाने वाले जो कारक हैं उनके नाम दिए हैं, और यहाँ पे रोग का नाम दिया है। तो फाइटोपथेरा पैरासिटिका, और यहाँ पे सकोस्पोरा रिसिनिला। यहाँ देखिए जो जीवाणुओं के नाम है और बीमारी के नाम है, तो यहाँ जीवाणुओं के नाम और जो रोग कारक हैं उनके नाम ज़्यादा दे रखे हैं। कुछ बीमारियाँ यहाँ छूट गई हैं, तो कुछ बीमारियों का जो सीध में है उसे आप देख सकते हैं। कपास वाले को देखें, उकठा रोग इसमें भी लगता है। उकठा रोग कई प्रकार की फसलों में लग जाता है, उकटने लगती है, यानी उनकी जड़ें नष्ट होने लगती हैं। तो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा ही होता है। और मूल गांठ रोग जो है ये इकॉन्ग्निटा के द्वारा होता है, जबकि जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस जो है ये असल में जीवाणु अंगमारी के लिए जिम्मेदार होता है। गन्ने में भी उकठा रोग लगता है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म के द्वारा। लाल सड़न रोग जो है ये फॉलकेटम के द्वारा होता है। और लाल धारी रोग, मतलब गन्ने की जो फसल है, मतलब डंठल जो उसके होते हैं, तना जो उसका होता है, उस पर लाल धारियाँ पड़ जाती हैं, वहाँ से रस सूख जाता है, तो वो स्यूडोमोनास रिब्रिनस के द्वारा होता है। गन्ने में एक और रोग लगता है जिसका नाम है कंड, ये अस्टिलेगोसिटामिना के द्वारा होता है। और तंबाकू में कोढ़ लग जाता है, ये निकोटीना वायरस से होता है। पर्णकुंचन, मतलब पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, ये भी वायरस से होता है। वायरस की 2 प्रजातियां दी हुई है। पिथियम स्पी की वजह से हो जाता है आर्द्रपतन, और श्याम वर्ण ये होता है क्लोटोट्राइकम टेबेकम के द्वारा।
आलू के अंदर देख लेते हैं तो पहला तो इसका कोढ़ रोग है, इसके ऊपर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, पोटैटो वायरस होता है उसकी वजह से। पत्ती सिकुड़ना ये भी वायरस से ही होता है, पोटैटो टोलिफ वायरस होता है। पछेता झुलसा और अगेता झुलसा जो है ये अलग अलग इसमें कारक होते हैं। फाइटोफ्लोथा इफेंटेंस जो है इसके द्वारा होता है पछेती झुलसी, और अगेती झुलसा रोग जो है ये अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा होता है। तो इसमें कारकों के नाम दे रखे हैं, कारकों के नाम थोड़ा सा टेढ़े हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स है और किसके द्वारा, मतलब कौन से संगठन या कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित हो रही है उसको देखेंगे। इसमें टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है ये देखेंगे और थोड़ा ब्यौरा इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ओडीएफ प्लस गाँवों की एक सूची जारी हुई है जिसमें कि शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं ये देखने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेक्टर वाला भारत सरकार के सौजन्य से जो चल रहा है उसी के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है। शीर्ष पर रहने वाले राज्यों में पहले नंबर पर है तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु और फिर कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। 17वें नंबर पे है गुजरात। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में 2021 वाला, इस कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर तक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना एक बार फिर से टॉप पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग जारी हुई है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। 10 देशों के नाम जारी किए गए हैं जिसमें नॉर्वे पहले नंबर पे है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप कर जाती हैं हमेशा। और इसके अलावा न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क क्रमशः आगे चले, आयरलैंड, ताइवान जो है वो 8वें नंबर पे है। और भारत की इसमें क्या रैंकिंग है ये जानना आवश्यक है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 46वीं है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 46वें स्थान पे हम सभी हैं। ये 2021 की रैंकिंग है। इसके अलावा इसमें 10 दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का 9वां स्थान है, 10वां स्थान स्विट्जरलैंड का है। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। टॉप 5 कंट्रीज इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे है, बाकी जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस इसमें रिस्पेक्टिवली। भारत का स्थान 55 देशों में 43वां है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 43वीं रैंकिंग है, लेकिन ये अच्छी नहीं मानी जा सकती क्योंकि कुल देश ही 55 थे, तो उसमें 43वां स्थान यानी काफ़ी पीछे। इसके बाद भारत का प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट ये अपनी है और राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक रैंक तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर इसमें सबसे ऊपर है, उसके बाद यूपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, देखिए यहाँ पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट, काफ़ी अच्छा नाम है, 2021 का ये संस्करण है। टॉम के द्वारा इसको जारी किया गया। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस्तांबुल जो तुर्की का है ये पहले नंबर पे है, मुंबई भारत का शहर, औद्योगिक नगरी, ये दूसरे नंबर पे है, बेंगलुरु भी भारत का ही शहर है, ये तीसरे नंबर पे है। और तीसरा नंबर नहीं बल्कि इसमें जो रैंकिंग है उसे ध्यान से देखें। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 की जो है इसमें भीड़ भाड़ वाले शहरों का नाम दिया है, तो सिर्फ एक शहर जो है वो बाहर का है, इस्तांबुल जो कि तुर्की का है, ये टॉप पर है। बाकी भारत के शहर हैं जिसमें से कि 5वां स्थान मुंबई का है और 10वां स्थान बेंगलुरु का है, 11वां स्थान नई दिल्ली का है और 21वां स्थान पुणे का है। तो ये भारत के शहरों को इसमें शामिल किया है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के सबसे कम भीड़ भाड़ वाले शहरों के नाम में 404वें नंबर पे यानी जो अंतिम पोजीशन है उस पर मक्का को रखा गया है, सऊदी अरब के। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर के जो बीमा ब्रांड हैं उनकी सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है और टॉप 10 की लिस्ट में एकमात्र शामिल होने वाली यही भारतीय बीमा कंपनी। राज्यों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है जो एमएसएमई मंत्रालय है केंद्रीय, उसके विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा। और आंकड़ों के हिसाब से अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या और स्थान के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। यूपी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मतलब 36,913 उद्यम इसमें है टोटल, तो ये संख्या भी आप जरूर याद रखिएगा। 5वें नंबर पर कर्नाटक और 6वें नंबर पर पंजाब है। आमतौर पर देखिए इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। आमतौर पर एमएसएमई की समग्र राष्ट्रीय संख्या में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों का अनुपात जो है वो मात्र 6%। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है और दुबई एक्सपो में अनावरण किया गया था इसका। इसके हिसाब से भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष सबसे उत्कृष्ट 5 सबसे आसान स्थानों में है जहाँ से कि आसानी से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। और इसमें सऊदी अरब पहले नंबर पे है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन है और चौथे नंबर पर भारत है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, लीड जिसे आप कहा जाता है, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं जो वार्षिक रैंकिंग है उसको जारी किया गया है। और इसको जारी करने वाली जो संस्था है इसका नाम है, एक तरह की काउंसिल है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। 2021 में प्रमाणित 1077 लीड परियोजनाओं के साथ चीन शीर्ष पर है। इसमें पहला स्थान किसका है? चीन का है।
दूसरे स्थान पर कनाडा है 205 परियोजनाओं के साथ। भारत का तीसरा स्थान है 146 परियोजनाओं के साथ। लेकिन चीन के साथ हमारा अंतर कितना बड़ा है उसे आप देख रहे हैं। भले ही हमारा स्थान तीसरा है लेकिन परियोजनाओं की संख्या की तुलना की जानी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 यानी 2022 का ये है। ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। गौतम अडानी इंडेक्स के हिसाब से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, गौतम अडानी की कुल 8 फरवरी 2022 तक ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये गौतम अडानी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। और वैश्विक स्तर पर अगर देखें, ये तो भारत की बात हो गई। पहले नंबर पर एलन मस्क है, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे नंबर पर अर्नॉल्ट हैं। इसके बाद डेलॉयट 2022, ये जो है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है असल में, और इसको जारी किया जाता है डेलॉयट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के द्वारा। और इस रिपोर्ट में भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता करने वाले देशों में से 5वें स्थान पर है। सितंबर-अक्टूबर 2021 के दौरान 21 देशों में किए गए डेलॉयट सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-फरवरी 2021 में किए गए सर्वे की तुलना में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वाले भारत में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, यानी ये अच्छी बात है। और हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, इसमें सबसे अधिक करोड़पतियों वाले जो टॉप शहर हैं, पहले स्थान पर मुंबई है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है। अब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है, तो आर्थिक समीक्षा, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। बजट से भी पूछे जाते हैं लेकिन आर्थिक समीक्षा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 2021-22 के हिसाब से 2020-21 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादों की यहाँ चर्चा की गई है, मतलब टेबल बनाई गई है। और इसमें जो टॉप 3 राज्य हैं, स्थान में बदलाव हुआ है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। पिछला तो आपने याद किया ही होगा। तो यहाँ खाद्यान्न का नाम दिया है, राज्य का नाम दिया है, खाद्यान्न का नाम दिया है, उत्पादन दिया है। तो उत्पादन उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको राज्यों की रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो मक्के के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे 5.18 मिलियन टन के अनुपात के हिसाब से। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है 3.58 मिलियन टन। यहाँ सब कुछ जो है वो एमटी में है। महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पे है। कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान ही पहले नंबर पे है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है। तुअर के प्रोडक्शन में, तुअर मतलब अरहर, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना ये क्रमशः 1, 2, 3 है। इसके बाद चने के मामले में मध्य प्रदेश अभी भी टॉप पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। कुल दालों के मामले में, मतलब टोटल जो पल्स प्रोडक्शन है उसमें मध्य प्रदेश का ही पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ये दलहन की बात हमने की, अभी तिलहन को देखिए। तिलहन में रेपसीड और सरसों, इसके लिए राजस्थान पहले नंबर पर है, यहाँ आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और हरियाणा ये तीसरे नंबर पे है। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश पीछे आ गया है, महाराष्ट्र पहले है। तो महाराष्ट्र टॉप पे है, उसके बाद सेकंड पोजीशन मध्य प्रदेश की है, तीसरे पोजीशन पे राजस्थान है। सूरजमुखी के प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे नंबर पर ओडिशा है। कुल तिलहन के मामले में, अभी ये तो हमने अलग अलग करके देखा, अगर हम टोटल देखें तो उसमें राजस्थान का पहला नंबर है, यहाँ रेपसीड और सरसों के मामले में भी और कुल तिलहन के मामले में भी। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अब कपास को देख लेते हैं। तो कपास में उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है 9.59 मिलियन टन के हिसाब से। गुजरात दूसरे नंबर पे है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। तो ये उत्पादन की बात हमने की। अभी वन लाइनर डाटा कुछ देख लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने दुनिया का पहला बहुकेंद्र चरण तृतीय नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस उपचार में आयुर्वेद की प्रभाविता को जाहिर करेगा। मतलब आर्थराइटिस का जो उपचार है वो मेडिकल साइंस में सफल तौर पे नहीं हो पाता है। ऑपरेशन वगैरह होता है या फिजिकल थेरेपी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये लौट आता है, बार बार लौटता है। तो आयुर्वेद के द्वारा इसका स्थायी समाधान किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। और ये जो परीक्षण है आयुष मंत्रालय का, इसकी मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी डॉक्टर डेनियल एरिक फर्स्ट के द्वारा की जाएगी, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विश्व के प्रसिद्ध रूमेटोलॉजिस्ट हैं। और नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वा मैप का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा IIT मद्रास में किया गया। और एक्वा मैप का उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसका अपना उद्देश्य होता है स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके पानी की समस्याओं के कारण आने वाली चुनौतियों का समाधान देना, ये इसका एकमात्र उद्देश्य। देश की आर्थिक समीक्षा जो नई नवेली है उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि दिल्ली जो है वो सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता है भारत के। तो प्रति व्यक्ति आय की यहाँ गणना कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्य की समृद्धि पता लग जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पे दिल्ली की, और पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे स्थान पर सिक्किम राज्य है। यह सर्वे दिल्ली के, मतलब जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट किया गया था और संपन्नता जांची गई थी, तो यह सर्वे दिल्ली की राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया था। झारखंड की भोगता, देशवारी, गंझू और दौतलबंदी, असल में इसे ग्वालबंदी भी कहा जाता है। इसके अलावा पटबंदी, राउत, मझिया, खेरी, ये सब जातियां हैं। इनको अब अनुसूचित जनजाति के तौर पे मान्यता प्राप्त हो गई है। ये सब शेड्यूल्ड ट्राइब बन गई। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जो कि चयनित स्थानों में कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को अपनाएगा।
और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 यहाँ आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय ये महोत्सव था, 26 से 27 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था और ये दूसरा चरण था 29 और 30 मार्च को 2022 में वारंगल में, और तीसरा चरण 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक 3 दिनों के लिए हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो ये था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था वो आप देख लीजिएगा। वर्ष 2015 में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। दूसरे चरण का उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया था और उत्तर प्रदेश की 2 जिला पंचायतों, मतलब कौन कौन सी, तो मिर्जापुर और जालौन, और साथ में 30 ग्राम पंचायतों को पंचायती राज दिवस के दिन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। 2022 में यहाँ आप देखिए, 2022 में दक्षिण मोबुआंग गांव को, यहाँ देख रहे हैं आप, दक्षिण मोबुआंग गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 मार्च 2022 को वेस्ट टू वेल्थ मिशन, इसके तहत पूर्वी जाफराबाद नई दिल्ली में एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया और इस पार्क का उद्घाटन केंद्र सरकार के तत्कालीन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया था और इस पार्क को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ तक हमने इसे समाप्त किया है। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।